दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। ज्ञान गुरु एकेडमी पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम लोग अपने पिछले क्लास पर देख रहे थे, जो क्लास 10th की चैप्टर नंबर 6 था, जय प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हमने आपको पढ़ा दिया था कि लाइफ प्रोसेस यानी कि जय प्रक्रम किसको कहते हैं। फिर इसके बाद हमने आपको बता दिया था स्वपोषी और परपोषी यानी ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में बता दिया था। इसके बाद हमने आपको बता दिया था कि पौधे किस विधि द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं, उस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण भी बता दिया था। इसके आगे चलते हैं बच्चों आज की क्लास में। आज हमको पढ़ना है रंध्र यानी कि स्टोमेटा। ठीक है, ये तो थी पुरानी बातें जो हमने आपको रिवाइज करा दी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रंध्र क्या है। दरअसल बच्चों आपने पेड़ पौधों की पत्तियों को देखा होगा, और पेड़ पौधों की पत्तियों को जब आप बहुत नज़दीक से देखते हैं तो आपको अपनी नंगी आंखों से तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन उनमें छोटे छोटे पोर होते हैं। जैसे आपकी स्किन पे देखिएगा, अपने स्किन पे जो हमारे बाल निकले होते हैं एक छोटे छोटे छिद्रों से निकले होते हैं, यानी कि छोटे छोटे पोर से निकले होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से पेड़ की पत्तियों के अंदर भी छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, यानी कि छिद्र पाए जाते हैं। उन्हीं छिद्रों को रंध्र कहा जाता है और इंग्लिश में बच्चों उसको स्टोमेटा कहा जाता है। आइए इस स्टोमेटा का डिफिनीशन देखते हैं। देखिए, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि पत्ती के सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म आपको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन वो छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। बच्चों आपके आसपास पेड़ पौधे होंगे, आप उनकी हरी पत्तियों को उठाइएगा और उन पत्तियों में यह देखने का प्रयास करिएगा। सूर्य के प्रकाश में, किसी भी प्रकाश में जो तेज चमक रहा होगा, उस पत्ती को ऐसे करके देखेंगे तो आपको छिद्र महसूस होंगे। आपकी आंखों से तो नहीं दिखेंगे, लेकिन फिर भी बच्चों वह छिद्र आपको महसूस होंगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के में और देखते हैं कि इन स्टोमेटा का कार्य क्या है, यानी कि फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, या हिंदी में हम लोग तो बोलेंगे कि रंध्र के कार्य क्या है। देखिए बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के माध्यम से होता है। मैंने पिछली क्लास पे आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा जो पौधे होते हैं अपने भोजन का सिंथेसिस करते हैं, यानी संश्लेषण करते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो उस विधि में क्या हो रहा था बच्चों कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और O2 ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर अवशोषित करते हैं और O2 को छोड़ेंगे तो आखिर कोई ना कोई छिद्र होना चाहिए, कोई ना कोई द्वार होना चाहिए, कोई ना कोई रंध्र होना चाहिए, जिससे इन गैसों का विनिमय हो सके, यानी कि अदला बदली हो सके, यानी कि आदान प्रदान हो सके। तो होता क्या है बच्चों कि जो स्टोमेटा होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए इन गैसों का अधिकांश आदान प्रदान, कौन सी गैस है, वही आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और O2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के माध्यम से होता है। ठीक है, आगे बढ़े तो देखते हैं एक प्रक्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। देखिए, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल क्या होता है, रंध्र द्वारा ही निकलता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल किसके द्वारा निकलेगा, रंध्र द्वारा ही निकलता है। होता क्या है बच्चों कि जब रूट प्रेशर ज्यादा हो जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, उस समय जो पेड़ और पौधों के अंदर जो पानी का कंसेंट्रेशन होता है, H2O का कंसेंट्रेशन होता है, वो इन्हीं स्टोमेटा के जरिए बाहर निकलने लगता है, जिस विधि को हम लोग वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमने एक फिगर बनाया है स्टोमेटा का, और देखिए इसमें क्या क्या है। यह स्टोमेटा जो होता है बीन शेप का होता है, आपने देखा होगा। बीन मतलब क्या बोलते हैं उसको, सेब। ठीक है,
बीन से, यानी कि सेम होता है। जब सेम के छिलकों को आपस ऐसे में मिलाएंगे, या फिर आपने काजू को देखा होगा, दो काजू को लीजिए और उनके दोनों हेड और या दोनों टेल को ऐसे लगाएंगे तो बिल्कुल इस प्रकार की एक संरचना बनेगी। ठीक है, इसी प्रकार की संरचना होती है रंध्र की। और इसमें होते क्या है बच्चों कि बाहर होती है सहायक कोशिका, और यह जो स्टोमेटा होता है इसके बीच वाला जो पोर्शन होता है यह रंध्र छिद्र होता है। यह क्या होता है? रंध्र छिद्र होता है। और बगल में यहाँ पे जो छोटे छोटे पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी छोटे छोटे जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं बच्चों, वो दिखाई दे रहे हैं रंध्र द्वार। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा स्टोमेटा, स्टोमेटा का फंक्शन और इसका कार्य। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों विषमपोषी। विषमपोषी यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे उसको? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, यानी विषमपोषी। विषमपोषी जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, यानी डिपेंड रहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। मैं लिख दूं ये कितने प्रकार के होंगे? ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब 3 प्रकार में बच्चों कहेंगे कि ऐसा 3 प्रकार के कौन कौन से हैं। तो पहला होता है बच्चों हम लोगों का प्राणी संपोषक, जिसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? प्राणी संपोषण। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो जीव होता है वह अपने पूरे शरीर का उपयोग करता है भोजन को ग्रहण करने के लिए। बात को समझिएगा फिर से। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो जीव होता है भोजन को ग्रहण करने के लिए पूरे शरीर का उपयोग करता है, और इस प्रकार के पोषण को ग्रहण करने वाले प्राणी को हम लोग कहते हैं प्राणी संपोषण, यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन। समझिए, डिफिनेशन समझिए। प्राणी संपोषण हेडिंग डालिएगा और इसमें लिखिए, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी कि इंजेक्शन करते हैं, अपने शरीर के अंदर पूरी कोशिका में ले लेते हैं, तथा उनका पाचन शरीर के अंदर ही होता है। भाई अब आप इनको ये लगेगा कि सर पाचन तो सबका शरीर के अंदर ही होता है, लेकिन हमारी बात समझिए बच्चों, जो हायर एनिमल हैं उनके शरीर में क्या होता है बच्चों कि पाचन के लिए पाचन तंत्र होता है, पाचन अंग होते हैं, और पाचन के लिए एक स्पेसिफिक जो है वो आर्गन काम करता है। लेकिन एक कोशिकीय जीव में जिसके पास एक ही कोशिका है, उसी से जीना है और उसी में मरना है, उसके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है भोजन को इंजेक्शन के लिए, पचाने के लिए। तो एक ही कोशिका द्वारा उस भोजन को पचाया भी जाएगा और उसका उत्सर्जन भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो होलोजोइक में क्या होता है कि जब कोई अमीबा, इसमें बात आती है एक कोशिकीय जीव और एक कोशिकीय जीव में अमीबा की ही बात आएगी बच्चों, तो अमीबा जो होता है किसी भी फूड पार्टिकल को इंजेक्शन के द्वारा, मतलब अंतर्ग्रहण के द्वारा अपनी पूरी कोशिका में समाहित कर लेता है, और उस भोजन को पचने के बाद जो उसकी सूडोपोडिया होती है, जो बाहरी वाल होती है, उसके द्वारा उसको उत्सर्जित कर देता है। ये अभी मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं प्राणी संपोषण। लिखिए इसकी डिफिनेशन, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण लिख लीजिएगा बच्चों, उदाहरण है आपका अमीबा। क्या है? यह है आपका उदाहरण है बच्चों अमीबा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये जो 3 लाइनें हैं प्राणी संपोषण की आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जो विषमपोषी में यह तीसरा जो है 3 में से दूसरे की बात करते हैं, जो होता है मृतजीवी पोषण, यानी कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है बच्चों कि जो सैप्रोफाइट होते हैं, जो मृतोपजीवी होते हैं, वह अपना भोजन मृत जीवों से, या मृत जो हो गए हैं, या सड़ी गली के जो सड़े गले पदार्थ हैं, उनके कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए यह अपना भोजन मृत जीवी के शरीर व सड़े गले
कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण में लिख लीजिएगा फफूंदी एवं कवक। आपने देखा होगा बच्चों, बहुत सारी चीजें सड़ती हैं, गलती हैं, ठीक है। यदि वो चीजें सड़े गले नहीं तो हमारा वातावरण जो है, एटमॉस्फेयर जो है, वह कूड़े कचरे से और मृतोपजीवियों से, जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनसे पूरा भर जाएगा। लेकिन यह जो मृतोपजीवी हैं उनको छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं और भोजन के रूप में उनको ग्रहण करते हैं और पूरे वातावरण को साफ करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए उदाहरण लिखा हुआ है फफूंदी और कवक। आपने देखा होगा बरसात के दिन चल रहे हैं, बरसात के दिनों में ये जो आपके घरों में रोटियां 2-3 दिन की जो बासी पड़ी रह जाती हैं उस पर सफेद सफेद कवक निकलने लगते हैं, ठीक है। उन रोटियों को भी ज्यादा दिनों तक छोड़ दीजिए तो वो रोटी कैसी हो जाएगी, खत्म हो जाती है। उनको कौन खा जाता है, यही फफूंदी और कवक खा जाते हैं। यानी कवक और फफूंदी किस प्रकार के पोषण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो वह भोजन करते हैं बच्चों मृतोपजीवी या इसको सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। आई होप कि ये चीजें भी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं जो है तीसरा भाग, परजीवी पोषण। देखिए परजीवी पोषण का मतलब ये होता है कि ऐसे जीव जो होस्ट पे रहते हैं और उसको बिना मारे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। बिना मारे मतलब उसको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं या उसको मार के नहीं खा जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, थोड़ा बहुत नुकसान करेंगे लेकिन उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के जो जीव होते हैं इनको बोलते हैं पैरासाइट। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं दूं, क्या होता है कि हम लोगों के सिर में बहुत ज्यादा दिनों तक यदि हम लोग नहाते धोते नहीं तो जू पड़ जाते हैं। अब बताइए जू क्या करता है, वो हमारे शरीर पे रहता है, बालों में रहता है, खून चूसता है और अपना पोषण प्राप्त करता है। वो हमको जान से नहीं मारता है, ठीक है, या हमारी जान नहीं लेता। या फिर हम बात करें अमरबेल की, बहुत सारे पेड़ों पे आपने देखा होगा कि एक कॉर्ड नुमा, एक रस्सी नुमा, बहुत से एक पेड़ पर रस्सी के धागे जैसे बहुत सारी आकृति आपको दिखती होगी, लटके रहते हैं ये आकृति, और उन पर हरी पत्तियां नहीं दिखाई देती हैं। ये बात कॉमन होती है कि उनमें पत्तियां नहीं होती है, रस्सी जैसे होती है, ठीक है। वह क्या करता है कि जिस प्लांट पे रहता है, जिस पेड़ पे रहता है, उससे पोषण को ग्रहण करता है और उसका जो पोषण कहलाता है बच्चों वो कैसा होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। तो थर्ड पॉइंट में नोट करिएगा आप लोग, परजीवी पोषण। देखिए डिफिनीशन इसकी, यह अन्य जीवों के शरीर या शरीर के बाहर या शरीर के अंदर, ठीक है, शरीर के बाहर या शरीर के अंदर रहकर उनको बिना मारे, उनको किल नहीं करेगा, ठीक है, उनको किल नहीं करेगा, उनको बिना मारे उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। और इस प्रकार के पोषण को क्या बोलते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने कहा शरीर के बाहर तो जू हमको समझ में आ रहा है, सर शरीर के बाहर है, लेकिन शरीर के अंदर ऐसा कौन सा जीव है जो रहता है और भोजन प्राप्त करता है। तो आपको बच्चों बहुत ही अच्छा एग्जांपल देना जा रहा हूं, वो होता है फीता कृमि। फीता कृमि एक ऐसा पैरासाइट है जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, आहार नाल के अंदर रहता है, और हम जो भी भोजन करते हैं उस भोजन का आनंद लेता है और मजे से न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है। और प्राप्त करता है तो उसका जो न्यूट्रिशन है वो कहलाता है परजीवी पोषण। यानी कि जो फीता कृमि है वो शरीर के अंदर पाया जाएगा, यानी कि इंडो पैरासाइट कहलाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आई होप कि आप लोगों ने कवर कर ली होगी। आइए अब देखते हैं, आपकी किताब में दिया गया है एक अमीबा का चित्र बनाकर और उसका होलोजोइक न्यूट्रिशन को दिखाया गया है। हम भी अपने बोर्ड पे आपको वो फिगर बनाते हैं और दिखाते हैं कि जो अमीबा होता है वह अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। तो चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों हम लोग अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था 2-3 मिनट पहले कि हम लोग अमीबा में पोषण देखेंगे बच्चों। तो अमीबा में पोषण होता है होलोजोइक। कैसा पोषण होता है बच्चों, होलोजोइक पोषण होता है। होलोजोइक टाइप का पोषण पाया जाता है इसमें, ठीक है। आइए देखते हैं, यह जो अमीबा है किसी खाद्य पदार्थ को
कैसे अपने शरीर के अंदर लेता है और भोजन को कैसे ग्रहण करता है। यह देखिए, यह अमीबा का चित्र है और अमीबा के चित्र में यह बीच में इसका केंद्रक है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और यह है आपका खाद्य कण यानी कि फूड पार्टिकल। इतनी बात क्लियर हो रही है। इसमें होगा कि बच्चे कि जब अमीबा किसी खाद्य पार्टिकल को देखता है या किसी खाद्य कण को देखता है तो वह दूसरे पॉइंट में देखिए, यह अपने पादाब को उस फूड पार्टिकल की तरफ धीरे धीरे बढ़ाता है, ठीक है। और क्या करेगा कि यहाँ पे जो आपको खाद्य कण दिख रहा है, यह अमीबा अपने पादाब यानी सूडोपोडिया को इस फूड पार्टिकल की तरफ बढ़ाना शुरू कर रहा है। इमेजिनेशन करो कि आप एक क्या है, अमीबा है, और वह अमीबा भोजन को कैसे ग्रहण कर रहा है, ठीक है। देखिए बच्चों क्या करेगा, आप जैसे छोटे छोटे बचपन में थे तो कैसे देखते थे, अरे वाह मम्मी ने तो आइसक्रीम रख दिया होगा फ्रिज में, कैसे जाते थे अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे सूडोपोडिया से आप लोग बढ़ते थे। खैर वो सूडोपोडिया नहीं, आपका पोडिया था यानी पैर था। इसी तरह से यह अमीबा इस खाद्य पार्टिकल को देखकर यानी फूड पार्टिकल को देख के अपना जो नन्हा नन्हा प्यारा प्यारा सा पादाब है सूडोपोडिया, उसको उसके चारों तरफ ले जाएगा। और जब ले जाएगा तो थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ले जाते क्या करेगा कि इसको फूड पार्टिकल को अपने सूडोपोडिया के द्वारा चारों तरफ से घेर लेगा। जैसे हम लोग बचपन में किया करते थे, मम्मी या पापा चॉकलेट दे दिया करते थे, तो जैसे मान लो बच्चों कि मेरा चॉकलेट है, हम इसको क्या करते थे, नहीं ये तो मेरा है, दूसरे को नहीं देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से क्या करेगा कि यह जो अमीबा है इस खाद्य पार्टिकल को चारों तरफ से घेर लेगा। जब घेर लेगा तो यह भी आश्वस्त हो जाता है कि अब ये फूड पार्टिकल कहाँ जाएगा, यह तो मेरा ही है। तो फिर क्या होगा बच्चों कि इस फूड पार्टिकल को यह अपने एक कोश की शरीर के अंदर प्रवेश करा लेगा, और प्रवेश करा लेगा यह जब फूड पार्टिकल है शरीर के अंदर आने पर यह क्या करेगा कि छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा। और जब छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा तो जो छोटे छोटे कण होंगे उन कणों से इसका शरीर पोषण को प्राप्त कर लेगा यानी न्यूट्रिशन को ग्रहण कर लेगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए इसको हम लोग देखते हैं कि इसको रिटर्न में कैसे लिखेंगे, लिखित में यदि आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। देखिए यह अमीबा है और अमीबा अपने भोजन को पादाब की सहायता यानी सूडोपोडिया की सहायता से घेर लेता है, ठीक है। और जब घेर लेगा तो उसके शरीर के अंदर एक खाद्य रिक्तता होगी यानी कि फूड वैक्यूल होगा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, खाद्य रिक्तिका को हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल होगा, ठीक। अब यह खाद्य रिक्तिका में तरल जटिल तरल पदार्थ का सरल पदार्थों में विघटन किया जाता है। यह जो खाद्य रिक्तिका होगी, खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है, ठीक है। जब इस फूड पार्टिकल को क्या करेगा खाद्य रिक्तिका में अमीबा जब ग्रहण कर लेगा तो फिर क्या होगा कि उसी खाद्य रिक्तिका में यह खाद्य कण पच जाएगा, ठीक है। इसका क्या होगा, पाचन हो जाएगा। और जब पाचन हो जाएगा, पाचन होने के बाद जैसे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कितनी अच्छी अच्छी स्वादिष्ट चीजें हम लोग खाते हैं, ठीक है। कितनी भी स्वादिष्ट चीजें खा लें, कितनी भी लजीज चीजें खा लें, लेकिन पाचन होने के बाद हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ रह जाता है उसका हम लोग परित्याग करते हैं मल के रूप में। उसी प्रकार से यह जो अमीबा है खाद्य पार्टिकल का पाचन करने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचेगा उसको क्या करेगा कि बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करने लगेगा और कोशिका का जो सतह है यानी सूडोपोडिया की तरफ गति करने लगेगा, ठीक है। जब उसकी तरफ गति करने लगेगा तो अंतिम अवस्था यह आ जाती है कि सूडोपोडिया की जो दीवारें होती हैं या सूडोपोडिया जो होता है आपका बचा हुआ वेस्ट मटेरियल यानी कि अपशिष्ट पदार्थ शरीर के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया होती है कि एक अमीबा किसी भी फूड पार्टिकल को कैसे ग्रहण करता है यानी इंजेक्शन के माध्यम से ग्रहण करता है, उसका पाचन करता है और फिर उसका एक्सक्रिएशन करता है यानी कि उत्सर्जन करता है, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं और मैं अगली जो क्लास होगी उसमें पूरी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे मानव में
पोषण पढ़ेंगे और मानव में पोषण हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। और जितनी चीज़ें मैंने आपको 2 क्लास में पढ़ा दिया है, आई होप कि आप लोग उसको अच्छे से नोट तैयार करेंगे, उसको याद रखेंगे, क्योंकि आने वाले साल जो 2021 होगा आपका बोर्ड एग्जाम जो है वो टाइम पे ही होगा, चाहे आप लोगों का स्कूल कितनी ही लेट में खुले। तो इन बातों को ध्यान देते हुए आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।